नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से नगरों में रहने वाले गरीब लोगों को उनकी क्रय शक्ति के अनुकूल घर प्रदान किए जाने के लिए यह योजना बनाई गई। इस योजना के तहत गरीबों को अपने खुद के पक्के मकान में रहने का सौभाग्य मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आने वाले हितग्राहियों को राशि का वितरण किया जाता है। इस क्रम में आज रीवा नगर निगम कार्यालय के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हितग्राहियों को उनकी पहली किश्त की राशि व मकान की चाबी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला उपस्थित रहे। विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रीवा में अब एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेगी। रीवा को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। रीवा में अब कच्चे मकान भी नहीं दिखेंगे। पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को पहली, दूसरी और जिन हितग्राहियों को तीसरी किश्त मिलनी थी उन्हें किश्त की राशि का वितरण किया गया। इस योजना के तहत 169 हितग्राही लाभान्वित होंगे और योजना के तहत 1,68,70,000 की राशि प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के अलावा सांसद जनार्दन मिश्रा, रीवा कमिश्नर राजेश जैन, कलेक्टर इलैया राजा टी, रीवा नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीना सहित सभी लोग मौजूद रहे। ये जो 14 करोड़ रुपए पुराने कांग्रेस के ज़माने में गरीबों के मकान का पैसा ठेकेदारों को बांट दिया गया था, अब उस पैसे का समायोजन करके ठीक ढंग से आज व्यवस्थित करके 197 लोगों को आज फिर से जो पैसा वापस किया जा रहा है। इसके पहले 497 लोगों को दिया गया है। धीरे धीरे लगभग 6,000 लोगों को इस शहर में मकान दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास शहरी के अंतर्गत। उसी का एक पार्ट का कार्यक्रम है। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा आघात पहुंचा है। जहां एक ओर मंदी से व्यापारियों की कमर टूटी हुई है, तो वहीं सरकारी कर्मचारी भी पिछले कई महीनों से तनख्वाह न मिलने की वजह से परेशान है। रीवा के मॉडल स्कूल में पढ़ाने वाले ऐसे ही शिक्षकों के समूह ने रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है, जिन्हें पिछले 5 या 6 महीनों से प्रदेश सरकार के द्वारा तनख्वाह नहीं दी गई है। शिक्षकों ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए जल्द से जल्द वेतन दिए जाने की मांग सरकार के सामने रखी है। समय समय पर अंशकालिक शिक्षकों के द्वारा कई बार मध्य प्रदेश सरकार से वेतन न दिए जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया है, लेकिन सरकार तो मौजूदा समय में केवल उपचुनाव में ध्यान दे रही है। आज शहर के आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन के माध्यम से जल्द वेतन के भुगतान किए जाने की मांग प्रदेश सरकार से की गई है। बता दें कि अंशकालिक शिक्षिकाओं का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन अवधि का वेतन भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिससे सभी अंशकालिक शिक्षक बेहद परेशान है। अंशकालिक शिक्षकों के वेतन पर उनका परिवार भी आश्रित रहता है। यही कारण है कि वेतन न मिलने की वजह से आर्थिक तंगी के कारण अंशकालिक शिक्षकों को अपनी और उन पर आश्रित लोगों की आजीविका चलाने में कठिनाई हो रही है। दरअसल हम लोग मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइन्स रीवा से हैं, जितने हम लोग अंशकालिक शिक्षक पद पे वहाँ पे कार्यरत हैं। तो कोरोना काल के प्रारंभ से, जैसे कोरोना काल प्रारंभ हुआ है उसी समय से हमारा वेतन भुगतान बंद कर दिया गया है। उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे कलेक्टर साहब से मांग करने आए हैं कि किसी प्रकार से जो हमारी एक आर्थिक स्थिति इस समय दयनीय हुई है इस वेतन ना मिलने के कारण, उस पर वो विचार करें और हमारा वेतन वहाँ से दिलवाया जाए। इसी के संदर्भ में हम सभी यहाँ पे अंशकालिक शिक्षक जितना ही हमारे हैं सभी वहीं यहाँ पे उपस्थित हैं। नाम और पद बता दीजिए। जी, हम सभी अंशकालिक शिक्षक हैं। हम यहाँ पे वहाँ पे अंशकालिक शिक्षक पद पर कार्यरत है। मेरा नाम अंबिकेश कुमार मिश्रा है और बाकी हमारे सब रंजन सर हैं, अरिंजय सर हैं और मैम लोग हैं, अशोक सर हैं, ऐसे सभी हमारे साथी यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हैं। रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शुरू होने का इंतजार सभी को है। अस्पताल के शुभारंभ के लिए कुछ दिन बचे हैं, पर इसकी तैयारियां प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। आज रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी व प्रशासनिक अमला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचा और अस्पताल की सभी सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
कलेक्टर इलैया राजा टी ने प्रशासनिक अमले के साथ मौका मुआयना किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बताया जा रहा है कि अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक भी बुलाए जा सकते हैं, जिनकी आवास व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी देखी जा रही है। बता दें कि निरीक्षण करने पहुंचा प्रशासनिक अमला उनके लिए आवास जैसी व्यवस्था अस्पताल के नजदीक ही की जा सके, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शुरू होने के बाद अस्पताल में गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाएगा, जिसकी सुविधा अभी तक रीवा जिले में मुमकिन नहीं थी। जटिल बीमारियों के लिए रीवा वासियों को बड़े शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन के बाद यहां पर उन तमाम बीमारियों का इलाज हो सकता है जिसके लिए जिलेवासी बाहर जाते थे। बता दें कि अभी भी अस्पताल में कुछ इलाज शुरू कर दिए गए हैं, जिससे लोगों में एक आस जगी है कि अस्पताल के उद्घाटन के बाद पूर्ण रूप से इलाज शुरू हो जाएंगे। तमाम व्यवस्थाओं का जायजा करने आज कलेक्टर इलैया राजा टी सहित प्रशासनिक अमला मौजूद था। नहीं, सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है, बन चुका है। उसमें और भी व्यवस्थाएं मतलब किया जाना है, उसको लेकर जल्दी ही ना इसका इनाग्रेशन होने वाला है। इसको लेकर है ना व्यवस्थाएं ना कैसे किया जाए, उसको लेकर आज मैंने ना आया है। इसका है ना पीछे का लैंड पार्सल है, उसको भी ना देखा गया है और फैसिलिटीज़ ना विकसित करने के लिए हम लोगों की ना प्लानिंग करना पड़ेगा। उस उद्देश्य से आज का निरीक्षण था। रीवा पुलिस लगातार शहर में बढ़ रहे नशे के कारोबार को बंद करने की ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। रीवा पुलिस द्वारा नशे का कारोबार कर रहे तस्करों की धरपकड़ की जा रही है और इसी क्रम में एक बार फिर से रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के निर्देश पर सिविल लाइन थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी ने अपने स्टाफ के साथ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। इस कार्यवाही में तकरीबन 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का ब्राउन शुगर पकड़ाया है। पकड़े गए आरोपी में से एक रीवा का है और 2 यूपी के तस्कर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रीवा और यूपी के इलाकों में एक साथ दबिश दी और इन आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह नशे का कारोबार कहां तक फैला हुआ है और कौन कौन इसमें संलिप्त है। फिलहाल शहर में चल रहे इस बड़े नशे के कारोबार का खुलासा रीवा पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद हुआ। देखा जाए तो रीवा में नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस जी तोड़ मेहनत कर रही है। मामला यह है कि जिस प्रकार से कोरेस की कार्रवाई चल रही थी, तो इसी दौरान भी जानकारी आई इन्हीं कार्रवाइयों के दौरान कि कोरेस के साथ साथ यहाँ पे ब्राउन शुगर का भी प्रचलन है और एक पुड़िया में रख के इसको बेचा जाता है, जिसको आमतौर पे टिकिया शब्द का यूज किया जाता है इसके लिए। तो ये जानकारी मिलने के बाद हमारी पुलिस काफ़ी सक्रिय हुई। सक्रिय होने के बाद थाना प्रभारी सिविल लाइन अनिमेश द्विवेदी और उनकी टीम को खबर मिली, जिसमें हमने एक आरोपी को पकड़ा जिसका नाम है मनीष आर्या। मनीष आर्या से जब पूछताछ हुई तो पूछताछ करने पे 2 अन्य आरोपियों के बारे में पता चला। जो एक पंकज सिंह है चित्रकूट करवी का रहने वाला है, दूसरा आरोपी राम प्रताप सिंह अतर्रा बांदा का रहने वाला है। इन सभी आरोपियों से पूछताछ करके जब तलाशी वगैरह ली गई, से सारी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया, इन सभी आरोपियों से हमको करीब 30 ग्राम स्मैक की जब्ती हुई। कुल 30 ग्राम स्मैक जब्त किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है और स्मैक पकड़ा जाना, स्मैक का कारोबार यहाँ होना या स्मैक लेने वाली प्रवृत्ति का यहाँ पे पाए जाना बहुत ये चिंता का विषय है, जिसके लिए हम लगातार कोशिश करेंगे कि स्मैक जैसी चीज़ इस शहर में दोबारा से ना आए। तो इसमें कुछ आगे मतलब कुछ और चेन बन रही है? नहीं, हमने चेन ही बनाया। इसमें चेन बनाने के तभी हम अतर्रा तक पहुँचे हैं और हम कोशिश करेंगे और कुछ भी अगर इसमें से नया फैक्ट तथ्य आता है तो उसके ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही खराब नशा है। हालांकि इसको और कोरेक्स को मैं बराबर ही मानता हूँ, क्योंकि दोनों के नशे की आदत जो है व्यक्ति के जीवन को अंततः समाप्त कर देती है। बीते मंगलवार को इंदौर के तेजाजी नगर में उमड़ी खेड़ा निवासी शिवसेना के पूर्व प्रदेश प्रमुख रमेश साहू की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह पूरा मामला लूट का बताया जा रहा था कि लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने रमेश साहू की हत्या कर दी। इस घटना में पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं इस घटना के बाद तमाम शिव सैनिकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। सभी पूर्व प्रदेश प्रमुख रमेश साहू की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में रीवा में भी शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पूर्व प्रदेश
प्रमुख रमेश साहू के सभी अपराधियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए और दोषियों को दंड दिया जाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो शिव सैनिकों द्वारा पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। ज्ञापन देने वालों में से प्रमुख रूप में शिवसेना जिला प्रमुख कृष्ण गुप्ता, मीडिया प्रभारी कवि मिश्रा, नीरज पासी, विजय कुशवाहा सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये ज्ञापन बना के दिया है माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नाम से। हमारे प्रदेश प्रमुख पूर्व श्री रमेश साहू जी की कल नृशंस जघन्य हत्या कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे हिंदू नेता पूर्व प्रदेश प्रमुख श्री रमेश साहू जी की हत्या इंदौर में कर दी गई है, जिसके विरोध में आज पूरे प्रदेश व्यापी स्तर पे हर जिला कलेक्टर कार्यालयों में शिव सैनिकों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। तत्काल इन असामाजिक तत्वों की हत्यारों की गिरफ्तारी की जाए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई निश्चित की जाए। और वर्तमान में प्रदेश में जो अराजकता की स्थिति फैली हुई है, आज उसी का परिणाम है कि पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं इस तरह की असामाजिक घटनाएं घट रही हैं। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से शिवसेना जिला इकाई रीवा प्रदेश स्तर पर मांग करती है कि इन जघन्य हत्याओं के कारित करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार की जाए और दंड दिए जाए। धन्यवाद। कहते हैं कि अगर पानी गंदा हो तो इंसान कई बीमारियों से ग्रसित हो सकता है, इसलिए साफ और स्वच्छ पानी ही पीना चाहिए। लेकिन रीवा के ढेकाहा वासियों को यह नसीब नहीं हो रहा है। ढेकाहा के वार्ड 5 में वार्डवासी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ढेकाहा में पानी की पाइपलाइन डली तो है, लेकिन उस पाइपलाइन में गंदा पानी आ रहा है। पिछले 1.5 महीने से वार्डवासी यही पानी पीने को मजबूर है। ढेकाहा के निवासी शशिकांत द्वारा बताया गया कि उनके और उनके वार्डवासियों द्वारा कई बार नगर निगम में शिकायत भी की गई। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बार बार यही कहा जाता है कि वह अपने कर्मचारियों को भेजेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी व कर्मचारी जायजा तक लेने नहीं पहुंचा है, तो कार्यवाही तो दूर की बात। अब देखना होगा कि कितनी शिकायतों के बाद नगर निगम कब तक इस पूरे मामले पर एक्शन लेता है या फिर वार्डवासियों को यही पानी पीना नसीब होगा। शशिकांत बोल रहा है। ये पानी कैसा आ रहा है? ये पानी बहुत गंदा आ रहा है। इधर ढेकाहा में जो नल का पाइप आया है, पाइपलाइन, वहाँ से अभी एक बार और खबर दिए थे, रिपोर्ट लिखवाए थे। लोग यहाँ आए थे, आने के बाद भी अनजान बन के चले गए। लेकिन अभी तक रोज नाला का पानी आ रहा है, ये गंदा आ रहा है। आज पीने के लिए बीमार हो रहे हैं लोग। वहाँ जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। ये कब से आ रहा है? ये आज 1.5 महीने से आ रहा है। तो इसके लिए गए थे आप नगर निगम? नगर निगम गए थे। नगर निगम में कहा हम आते हैं, आदमी भेजते हैं, कोई आदमी आए नहीं है। अब फिर बाद में दूसरी टंकी से कोई आदमी आए, यहाँ जाँच सही ये नहीं है। ढेकाहा वासी पानी यही पी रहे हैं? यही पी रहे हैं, हम लोग पानी बीमार हो रहे हैं। आज रीवा के अधिवक्ताओं द्वारा संभाग कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस घोषित करने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अधिवक्ताओं द्वारा यह कहा गया कि मध्य प्रदेश में 2014 से उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस घोषित करने का संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर सुनवाई नहीं हुई। अधिवक्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से डॉक्टर्स, लेबर्स, महिलाओं और तमाम लोगों के लिए विशेष दिन की घोषणा की गई है, उसी तरह अधिवक्ताओं के लिए भी 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस की घोषणा की जाए। अधिवक्ताओं ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र में इसका जिक्र भी किया था और हमारी मांग है कि अधिवक्ता दिवस घोषित किया जाए। इसी बाबत आज रीवा के अधिवक्ता कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। साहब को एक मेमोरेंडम दिया है मध्य प्रदेश सरकार के लिए, नहीं भारत प्रधानमंत्री के लिए। मेमोरेंडम सिर्फ इस बात का है कि दुनिया में तमाम इतनी फैकल्टीज, इतने वो हैं, सबके डेज मनाए जाते हैं, डॉक्टर से लेकर के क्या क्या। एक एडवोकेट जो ये बड़ा भारी सेक्शन है दुनिया में, इनके सम्मान के लिए कोई डे नहीं मनाया जा रहा। तो ये कैंपेन शुरू है रीवा से। इस कैंपेन को शुरू किया है राजकुमार तिवारी ने। ये 5 साल से हम लोग कैंपेन कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार एक डे मुकर्रर करे और उस दिन पूरे प्रदेश में, ये पूरे हिंदुस्तान में एडवोकेट्स डे मनाया जाए। जैसे तमाम आप लोग पढ़ते होंगे
हमने तो मजाक में कहा कि सब्जी बेचने वालों तक के डे है, खाली एक वकील को छोड़ करके है। ये मनाया जाए सिर्फ इतना है, ये कोई एक ये आंदोलन है, ये कोई ये पॉलिटिक्स से भी इससे कोई संबंध नहीं। अच्छा, डे का महत्व ये है कि एक विशेष दिन अगर आपको कोई विश करता है कि हैप्पी एडवोकेट डे या कि हैप्पी अदर्स डे जो कुछ है, तो उस दिन आपको ये लगता है कि समाज में, सोसाइटी में हमारा महत्व है, हमारा सम्मान है, इससे उत्साह बढ़ता है, इससे जो आप काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में आपको टॉनिक जैसा मिलता है, तो आदमी और उत्साहित होकर काम करता है। तो हमारी ये मांग 2014 से चल रही है, संघर्ष हम लोग कर रहे हैं इस संबंध में। पिछली ये भी जो कांग्रेस सरकार आई थी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी लिया था और फिर उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद जो है, अधिवक्ताओं के हित में पेंशन योजना, एडवोकेट डे और प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की थी, जिसको मंजूर कर लिया गया था। अब ज़रूरत ये है कि हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय मांग है जो यूनो से पारित होगा। तो माननीय कमिश्नर साहब के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को ये ज्ञापन दिया जा रहा है कि यूनो से इसको पारित करवाएं और यहाँ पे इसको डे पे हिंदुस्तान में करें। इसके पीछे लॉजिक क्या है? किसी भी डे के पीछे एक लॉजिक होता है। 3 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि एक जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, वो इंटरनेशनल शख्सियत हैं, विश्व शांति के मसीहा हैं, निर्विवाद हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है उनके ऊपर। 3 सितंबर 1893 को गांधी जी नटाल, साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अपीयर हुए थे, इंटरनेशनल कोर्ट में। तो ये एक अच्छा डे है, तो उसी को हम लोगों ने लेके कि इस डे को इंटरनेशनल एडवोकेट डे घोषित किया जाए। ये वकीलों के मान सम्मान की वो है, बात है, लड़ाई है, तो इसको आगे घोषित किया जाए। तो एक सफलता मिली है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हमको मान्य कर लिया है। इसको ज़रूरत है कि भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ इसको मान्य करे। इसी तारतम्य में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमारे जो संरक्षक हैं माननीय दादा भाई घनश्याम सिंह जी उदेव, जो जेन्युइन रॉयल ब्लड लाइन से हैं, बघेल खानदान से हैं, इनके नेतृत्व में जो सब लड़ा जा रहा है, क्योंकि ये संघर्ष की प्रतिमूर्त हैं, दृढ़ता की प्रतिमूर्त हैं। जिस लड़ाई को लेकर चलते हैं उसको सफल करते हैं। हमारे सभी साथी वक्ता लोग हैं, पार्थ हैं, राजेंद्र हैं, रुद्रम हैं, आप सब लोग हो, आप सिद्धेश्वर सिंह जी हैं, आप लड़के हो, ये सब काफ़ी उत्साहित हैं। अच्छे ढंग से मनाया गया, क्योंकि कोरोना का पीरियड था तो कोई बड़ा समारोह नहीं किया गया, लॉकडाउन को न देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि इसको आगे बढ़ाया जाए। खासकर मीडिया का सहयोग तो बहुत अच्छा परिषद द्वारा ये भी कहा गया है कि पत्रकारों के मुकदमों की निःशुल्क पैरवी की जाएगी। जो अंतर्राष्ट्रीय जो जाधव जो पाकिस्तान जेल में बंद है, उसकी निःशुल्क पैरवी की जाएगी। और गरीबों की, दिव्यांगों की, असहायों की, रेड क्रॉस की, महिलाओं की, शहीदों की, इन सब चीज़ों की, कोरोना फाइटरों की निःशुल्क मदद पैरवी की जाएगी। अगर जहाँ कोई समाज में इस तरह का कोई व्यक्ति हो जिसको मुकदमे की पैरवी की ज़रूरत है, वो जेन्युइन पीड़ित है, तो हमारे परिषद से संपर्क करें, उसकी निःशुल्क कानूनी मदद की जाएगी। आप सबको वकीलों द्वारा हैप्पी एडवोकेट डे। धन्यवाद। जय हिंद। बीते 9 अगस्त को थाना सिरमौर के ग्राम राजगढ़ में 17 वर्षीय बालक के लापता होने की शिकायत सिरमौर थाना में दर्ज कराई गई, लेकिन 25 दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की जाती। लापता करण गौतम की मां द्वारा बताया गया कि 9 अगस्त को उनका बेटा घर से बाहर निकला और वापस घर नहीं लौटा। सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछने के बाद परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन 1 महीना होने को है, अभी तक कोई ठोस कदम पुलिस द्वारा नहीं उठाया गया है। शिकायतकर्ताओं में लापता युवक की मां सविता गौतम द्वारा बताया गया कि जब भी पुलिस थाने जाओ तो यह कह दिया जाता है कि आगे की कार्यवाही की जा रही है, पता लगाया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आती। 25 दिन बीत जाने के बाद आज फरियादी सविता गौतम रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अपने बेटे करण को ढूंढने की गुहार लगाई। मेरा लड़का गुमा है आज 9 तारीख से, तो हम सिरमौर थाने में गए थे रिपोर्ट करने गुमशुदा की। तो रिपोर्ट तो हो गई है, लेकिन वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिली, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कितने तारीख की घटना है? ये है 9/8/2020। लड़के क्या नाम? करण गौतम। क्या पहन कर निकला लड़का? कुछ नहीं, ऐसे ही निकल गया होगा। तो कपड़े किस तरह के? कपड़े पहने टी शर्ट और पैंट। पढ़ता था जी। कौन सी क्लास? 11th में।
12th में जाने वाला। थाने में जब आपने सूचित किया तो क्या बोला गया थाने में? वहाँ से कार्रवाई हो गया, बोले कि हो गया मैडम हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिर फ़ोन लगाया गया तो बोला गया कि यहाँ दिख रहा वहाँ दिख रहा, बस हो गया, यही जानकारी है। इसके बाद कोई जानकारी नहीं मिल रही। किसी के द्वारा फ़ोन किया गया कुछ कॉल? नहीं, फ़ोन तो नहीं आया मुझे। परिचित में कहीं आप लोगों ने रिश्तेदारी में? जी, हम सब जगह पता कर लिए हैं, रिश्तेदारी में कहीं भी नहीं। खराब मौसम व सुबह से हो रही लगातार बारिश के बावजूद तराई अंचल के लोहगढ़, अकौरिया, कोटा, खाजा, देवखर आदि गौशालाओं का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में जवा जनपद के सीईओ शैलेश पांडे, चंद्रमणि मिश्रा, कृपाशंकर गौतम व कमल राज सिंह पूर्व मंडल अध्यक्ष ढबौरा रहे। कार्यक्रम में जवा सीईओ शैलेश पांडे ने अपने भाषण में लोगों की यह जानकारी देते हुए अवगत कराया कि गौशाला निर्माण के बाद गौशाला संचालन का कार्य समूहों के माध्यम से कराया जाना है व गौरक्षा को लेकर जनभागीदारी की भी बात कही। विधायक दिव्यराज सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि जवा जनपद के 22 गौशाला मंजूर होने के साथ गौशाला को लेकर जन जागरूकता व जन भागीदारी की आवश्यकता को बताया गया और उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना पीएम आवास योजना की तरह ही गायों के लिए गौशाला की व्यवस्था करने के लिए प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। अगली खबर जवा थाना अंतर्गत महुआ टोला से, जहां राह चलती युवती को गांव के सरहंगों द्वारा दिन दहाड़े परेशान किया जा रहा था। घटना जवा थाना अंतर्गत महुआ टोला की है, जहां समोसा खरीदने जा रही अपनी सहेलियों के साथ युवती को अनाप शनाप गाली गलौच दे रहे दबंग का मात्र विरोध करने से अपराधियों ने लाठी डंडा से सिर पर जानलेवा हमला किया। वहीं युवती के रोड पर बेहोश होकर गिर जाने के पश्चात लात और घूंसों से पीड़िता पर हमला किया गया। इस घटना के बाद पीड़िता के पिता द्वारा जवा थाने में आरोपी राम सजीवन गुप्ता एवं मुकेश गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ज्यादा चोट लगने पर पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब पीड़िता और उसके पिता अस्पताल में इलाज के लिए गए हुए थे, उसी दौरान आरोपियों द्वारा पीड़िता की मां और बहन के साथ घर में घुसकर गाली गलौच और जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसकी शिकायत युवती के भाई पवन कुमार मौर्य द्वारा जवा थाने में दर्ज कराई गई। लेकिन जवा पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, बल्कि यह कहा जा रहा है कि इस केस में कुछ नहीं होगा। सोचने वाली बात है कि जिस पुलिस के पास आम जनता न्याय के लिए जाती है और यह उम्मीद करती है कि उनके आरोपियों को सजा मिलेगी, उसी पुलिस द्वारा कार्यवाही से पल्ला झाड़ा जा रहा है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। शाम 6 बजे हमारी लड़की सीता देवी के साथ अन्याय और अत्याचार के साथ मारपीट किया गया और उसकी बेइज्जती की गई। उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में लाद करके ले जा रहे तो न जाने की इच्छुक थी तो उसको सर पर लाठी मारा और जानलेवा हमला किया। सर इसके बाद हम नहीं थे, हम जवा में थे। हमारा लड़का जब जवा में लेकर उसको आया, हम अस्पताल में लेकर चले गए इलाहाबाद और वहाँ से आए तो हम अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना जवा पहुँचे। वहाँ पर हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हमारी बच्ची को हम 2 दिन लेकर जवा अस्पताल पहुँचे कि हमारी बच्ची की रिपोर्ट लिखी हो। उस समय बेहोशी हालत में थी। रिपोर्ट लिखी है तो ये हीला हवाला कर दिए, चलो घर में आएंगे तुम्हारी रिपोर्ट लिख लेंगे। अभी तक कोई कार्यवाही सर नहीं किया। आज 25 दिन हो गए सर। अब हम क्या करें? इनको सिटी स्कैन भी दिया, इलाहाबाद की भी, रीवा की भी। सर मैं जा रही थी समोसा खाने तो ये मुकेश और उसका पिता दोनों गए और मेरे सिर पर लाठी मार दिए। इसके बाद मेरे छाती पर लात घूंसों से मारे और जब मैं वहाँ से मेरे भैया लेकर आया यहाँ अस्पताल में तो रिपोर्ट लिखाने गई तो वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इसके बाद मेरे भैया इलाहाबाद ले गए, फिर वहाँ मेरा ट्रीटमेंट करवाए। फिर जब मैं वहाँ से वापस आई तो यहाँ सिटी स्कैन मैं करवाई वहाँ पर, तो यहाँ थाने में उसका कोई मान्य नहीं है। पुलिस का कोई सहयोग क्या? पुलिस से क्या कहेंगे? पुलिस मेरी कोई सहयोग नहीं कर रही है, बोलती है मैं इसको नहीं मानूंगी। उमरिया जिले के नौरोजाबाद तहसील अंतर्गत चौक चौराहे और अपने घरों में नियम के विरुद्ध बिना किसी डॉक्टरी की डिग्री के फर्जी डॉक्टरों द्वारा मरीजों का उपचार किया जा रहा है।
लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दूसरी ओर मेडिकल स्टोर की दवाइयां बराबर उनके घर में रखी हुई हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। इस कोविड-19 कोरोना काल में इन डॉक्टरों के द्वारा बिना किसी जांच के सर्दी, जुकाम, मलेरिया, गलाबंद, खांसी और अन्य सभी प्रकार के इलाज खुलेआम किए जा रहे हैं, जो कि किसी दिन घातक हो सकता है। इलाज के दौरान अगर किसी मरीज की तबीयत बिगड़ जाती है तो उसे बाहर उपचार के लिए जाने को बोल दिया जाता है, जब तक इन डॉक्टरों के द्वारा इन मरीजों से लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं। इसके पूर्व में कई बार ऐसे ही मामले सामने आए हैं कि मरीजों के उपचार के दौरान मौत हो गई और उस मामले में लेन देन कर मामले को दबा दिया गया। जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को लिखित शिकायत के माध्यम से बताया गया कि यह फर्जी डॉक्टर मूलतः मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है, अन्य राज्यों से आकर इलाज के नाम पर गरीब जनता को लूटने का काम किया जा रहा है और अपनी हवेली, जगह जगह जमीन, सोना चांदी जैसे बिना आय के करोड़ों रुपए की संपत्ति जोड़े हुए हैं, जो कि सब अवैध मान्य होना चाहिए और शासन प्रशासन के द्वारा इनकी सभी अवैध संपत्ति की कुर्की की जानी चाहिए। मेडिकल स्टोर संचालकों के द्वारा किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं है। इनके द्वारा दूसरों की लाइसेंस और डिग्री लेकर मेडिकल संचालित किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर के कुछ संचालकों के द्वारा दवाइयों का अलग से गोदाम बनाकर रखा गया है, जिसमें दवाइयों को स्टोर करके रखा गया। बता दें कि जिस किसी के नाम से लाइसेंस जारी हुआ है वह कभी मेडिकल स्टोर में नहीं बैठता। मेडिकल संचालकों के द्वारा भी मरीजों का इलाज किया जाता है एवं बिना किसी डॉक्टर के पर्ची लिखे मरीजों को मनमानी ढंग से दवाइयां दी जाती हैं। दूसरी ओर पैथोलॉजी भी नियम के विरुद्ध संचालित हो रही है, जो कि मरीजों का मलेरिया टेस्ट, खून टेस्ट और सभी प्रकार के टेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि किसी दिन बहुत बड़ा घातक रूप ले सकता है। जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा जिला चिकित्सालय अधिकारी CMHO को आदेश दिया गया कि नियम के विरुद्ध चल रहे फर्जी क्लिनिक, डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर पैथोलॉजी में कड़ी कार्रवाई की जाए और संबंधित लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए इनकी दुकानों को हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया जाए। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।